नमस्कार, स्वागत है आपका डीके हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेन चैनल पर, जहां हर दिन आपको सुनने को मिलती है अलग अलग नॉवेल्स की दमदार ऑडियो बुक्स, वो भी पूरी कहानी के साथ। तो जुड़िए हमारे साथ हर दिन एक नई कहानी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ये है डीके हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेन। नमस्ते दोस्तों, आपसे रिबर्थ ऑफ द अल्केमी गॉड की केवल 2 एपिसोड हाई डेली आएंगे, क्योंकि लंबाई एपिसोड बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए डेली एपिसोड नहीं आ पाते हैं, इसलिए अब रेगुलरली 2 एपिसोड आएंगे सिर्फ हमारे चैनल पर। अध्याय 51, शाह कबीले का तीसरा युवा मास्टर। यह एक ही पल था, फिर भी तत्व संचय टियर के 5 कुलीन योद्धा मारे गए। इतनी प्रचंड थी लाल शल्क वाले ड्रैगन सांप की ताकत। युवा इतना डरा हुआ था कि उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ गया और पूरा शरीर कांपने लगा। वह मार्शल आर्ट का विशेषज्ञ नहीं था और इतने खूनी दृश्य ने उसे लगभग उल्टी करवा दी। इस पर झरना लियू और बाकी लोग बेकाबू होकर हंसने लगे। उनकी तुलना में झरना लियू और उसका समूह अक्सर खतरनाक और जोखिम भरे इलाकों में जाता था। वहाँ कई मार्शल कलाकार और राक्षसी जानवर थे जिन्हें उन्होंने अपने हाथों मारा था। जब युवक ने उनकी उपहासपूर्ण हंसी सुनी तो उसका चेहरा बिगड़ा और वह उनकी ओर इशारा करते हुए बोला, तुमने मुझ पर हंसने की हिम्मत कैसे की? इसमें क्या खास है? हेंग, क्योंकि मेरे सारे सेवक मर चुके हैं, इसलिए इस विशाल सांप को मेरे लिए वापस लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, युवक ने आदेश दिया। झरना लियू और बाकी लोग एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि क्या इस आदमी के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं ड्रैगन सिटी के शाह कबीले का तीसरा युवा मास्टर ललित शाह हूँ और मेरा बड़ा भाई यश शाह है, जो सूर्यकुंड विद्या संस्थान का सच्चा शिष्य है, युवक चिल्लाया। शाह कबीला? झरना लियू और उसके समूह के चेहरे पर डर छा गया। वे सभी गो रॉकटाउन के महान कुलों की युवा पीढ़ी के सदस्य थे, पर उनकी तुलना ड्रैगन सिटी के महान कुलों से कैसे की जा सकती थी? इन सभी महान कुलों के पास कबीले की रक्षा के लिए गशिंग स्प्रिंगटीयर के शक्तिशाली योद्धा थे और वे निश्चित ही स्टोन वुल्फ संप्रदाय से कमजोर नहीं थे। इसके अलावा इस ललित शाह का बड़ा भाई वास्तव में सूर्यकुंड विद्या संस्थान का सच्चा शिष्य था, जो एक भयानक तथ्य था। यह अकादमी रेन कंट्री के सभी युवा प्रतिभाशाली लोगों का केंद्र थी और शीर्ष 100 शिष्यों के पास आध्यात्मिक महासागर टियर के शक्तिशाली योद्धा बनने का बहुत अच्छा मौका था। और ये बताने की जरूरत नहीं कि सच्चे शिष्य कौन थे। अकादमी के शीर्ष 30 शिष्य, उनके लिए आध्यात्मिक महासागर टियर तक साधना लगभग पक्की बात थी। किसी ऐसे व्यक्ति का विरोध करना जो भविष्य में आध्यात्मिक महासागर स्तर स्पिरिचुअल ओशन टियर का एक शक्तिशाली योद्धा बन जाएगा। इस धरती पर ऐसा कौन होगा जिसे इस स्थिति में डर महसूस नहीं होगा? क्या ये यश शाह बहुत ही शक्तिशाली है? अथर्व सेन ने झरना लियू की ओर मुड़कर पूछा। बहुत ही शक्तिशाली, झरना लियू ने सिर हिलाया, उसके खूबसूरत चेहरे पर एक गंभीर भाव उभर आया। मैंने सुना है, यश शाह ने 3 साल पहले ही गशिंग स्प्रिंगटीयर को तोड़ दिया था और उस समय उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। अब वह गशिंग स्प्रिंगटीयर के तीसरी स्टेज के चरम पर है और संभावना है कि वह बहुत ही कम समय में आगे बढ़ जाएगा। इसके अलावा वह पहले ही कृपाण ऊर्जा बनाने में सफल हो चुका है। हालांकि यह अज्ञात है कि वह कितनी चमक ग्लिंट बना सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि वह कम से कम 3 चमक से कम नहीं होगी। इस तरह की प्रगति दर वाकई में हैरान कर देने वाली थी। गशिंग स्प्रिंगटीयर के किसी सामान्य कल्टिवेटर के लिए 5 साल में एक स्टेज पार करना पहले से ही बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो 10 साल लगाकर सिर्फ अगली स्टेज तक पहुंच पाते हैं। उनके लिए जीवन भर चौथी स्टेज से आगे जाना लगभग नामुमकिन ही होता है। फ्लोरिश ब्लोसम टियर से पहले एक कल्टिवेटर का जीवन काल लगभग 100 साल होता है। इसलिए अगर कोई गशिंग स्प्रिंग टियर जैसे निम्न स्तर पर ही ज़्यादा समय बर्बाद कर दे तो उसके भविष्य की संभावनाएं बेहद सीमित हो जाएंगी। यश शाह ने 3 साल में 3 स्टेज तोड़ी। अगर वो ऐसी ही गति बनाए रखे तो वह 30 साल की उम्र तक आध्यात्मिक महासागर स्तर को तोड़ सकता है और हो सकता है 60 या 70 साल की उम्र में वह एक और कदम आगे बढ़कर आध्यात्मिक पेडेस्टल स्तर स्पिरिचुअल पेडेस्टल टियर तक पहुंच जाए। उस समय वह रेन देश रेन कंट्री में एक शाही अस्तित्व रॉयल एग्जिस्टेंस के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि अभी इस देश में सार्वजनिक रूप से ज्ञात सबसे शक्तिशाली योद्धा आध्यात्मिक पेडेस्टल स्तर पर ही हैं। हालांकि ऐसी अफवाहें भी थीं कि एक प्राचीन शैतान भी था जो इन सबसे अधिक शक्तिशाली था और वही रेन देश का छुपा हुआ रक्षक था जिसने इस देश को गिरने से बचाया हुआ था। इस तरह देखें तो यश शाह की महानता की संभावना का अंदाजा लगाया जा सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि ललित शाह इतना घमंडी था। ओह, अथर्व सेन ने सहजता से जवाब दिया। उसे स्वाभाविक रूप से यश शाह किसी भी तरह के गंभीर खतरे के रूप में नहीं दिख रहा था। उसने झरना लियू के कंधे पर हाथ रखा, मुस्कुराया और कहा, मैं वादा करता हूं तुम मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली बनोगी। झरना लियू ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसे अथर्व सेन पर और खुद पर पूरा भरोसा था। वह जो कल्टिवेशन तकनीक अभ्यास कर रही थी वो एक स्वर्ग स्तर हेवन ग्रेड की कल्टिवेशन तकनीक थी और उसके पास उच्च स्तर का स्वर्ग आत्मा आधार हेवन ग्रेड स्पिरिट बेस भी था।
जन्मजात परिस्थितियों में वह किसी से भी पीछे नहीं थी। हाँ, अथर्व जैसे सनकी व्यक्ति से तुलना करना असंभव था। झरना लियू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस दुनिया में अभी भी अमर ग्रेट स्पिरिट बेस जैसी कोई चीज़ मौजूद है। और उसे ये भी नहीं पता था कि अथर्व सेन असल में एक कीमिया सम्राट है। उसके पास बैठकर तो वह खुद को एक गोली की बोतल समझ सकती थी, बस आराम से बैठकर देखती रहती और उसका साधना स्तर खुद ब खुद ऊपर चढ़ता रहता। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जल्दी से इस लाल शल्क वाले ड्रैगन सांप को मेरे पास वापस ले आओ, ललित शाह ने खुद में घमंड से फूले हुए स्वर में कहा। उसके पुराने अनुभवों के अनुसार जब भी वह अपने बड़े भाई यश शाह का नाम लेता, सामने वाला तुरंत भीगी बिल्ली बन जाता। अथर्व सेन ने सिर हिलाया और ठंडे स्वर में बोला, मैं तुम्हारे जैसे लोगों से सबसे ज्यादा घृणा करता हूँ। कहते ही वह ललित शाह की ओर बढ़ गया। बड़े भाई अथर्व, इतनी जल्दबाजी मत करो, लियू डोंग और उसका समूह जल्दी से बोले। वे डरे हुए थे कि अथर्व फिर से वही करेगा जो उसने पहले किया था, एक खून खराबा। अथर्व मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं उसे बस अच्छी तरह से पीटना चाहता हूँ। आखिरकार ललित शाह सिर्फ उनका सामान छीनना चाहता था, वह किसी को मारने जैसा कोई गंभीर इरादा नहीं रखता था, वरना अथर्व दया नहीं दिखाता। तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हो? ललित शाह खुद को पीछे हटने से रोक नहीं पाया। हालांकि दोनों की मां एक ही थी, लेकिन यश शाह मार्शल आर्ट्स का जीनियस था और उसके मुकाबले ललित शाह में कोई खास प्रतिभा नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे यश शाह ने सारा भाग्य निगल लिया हो। ललित शाह तो बस बॉडी रिफाइनिंग टियर का 9th स्टेज का कल्टिवेटर था, और वो भी सिर्फ औषधीय गोलियों के सहारे। वो अब भी आगे नहीं बढ़ सका था। आखिरकार हरे आध्यात्मिक फल दुर्लभ होते हैं। तो क्या हुआ अगर मैंने हिम्मत कर ली? अथर्व ने एक लात मारते हुए कहा। ललित शाह दर्द से चीखने लगा। अथर्व ने उसे बुरी तरह लात घूंसों से धोया। उसकी नाक से खून बहने लगा, चेहरा इतना सूज गया कि अगर वो शीशे में देखता तो खुद को पहचान भी नहीं पाता। उसने कोई और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की और दुम दबाकर भाग गया। इसके बाद अथर्व ने लाल शल्क वाले ड्रैगन सांप का पेट चीर दिया और उसका मुट्ठी भर आकार का अंदरूनी भाग काट लिया। यह अंदर से बिल्कुल आग की लपटों जैसा लाल था। जिज्ञासावश लियू डोंग और उसका समूह उस सांप की ओर बढ़े और उसे छूने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उनके हाथ उसके संपर्क में आए, उनके चेहरे के भाव बदल गए और वे तुरंत पीछे हट गए। उनकी सांसें तेज चलने लगीं। केवल हर्षवर्धन ली ही पीछे नहीं हटा, पर उसने भी तुरंत अपना हाथ खींच लिया, मानो किसी ने उसे बिजली का झटका दे दिया हो। लाल शल्क वाला ड्रैगन सांप, उसके शरीर में ड्रैगन के खून का धागा होता है। यही वजह है कि वह अपने स्तर का राजा कहलाता है। यह उसी टियर के कल्टिवेटर और राक्षसी जानवरों को दबाने में सक्षम है। केवल वे लोग इसका विरोध कर सकते हैं जिन्होंने ऊर्जा बनाने में सफलता पाई हो, अथर्व सेन ने गंभीर स्वर में समझाया। अगर ऐसा नहीं होता तो झरना लियू, जो इस समय एलिमेंट गैदरिंग टियर की 9th स्टेज की कल्टिवेटर थी, उस लाल शल्क वाले ड्रैगन सांप के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में इतनी बुरी तरह से नहीं हारती। उसका मुख्य कारण यही था कि वह उस सांप के दमन के अधीन थी। लेकिन अब अगर वह उस महान सांप से फिर से भिड़ती तो नतीजा अलग होता, क्योंकि अब वह अपनी तलवार ऊर्जा बनाने में सफल हो चुकी थी, और इस वजह से उसके पास अब समान स्तर पर उस महान सर्प से भिड़ने की प्रारंभिक क्षमता थी। राक्षसी जानवरों के अपने शासक होते हैं, वैसे ही मानव कल्टिवेटर के भी शासक होते हैं। जब कोई अपनी ऊर्जा बनाने में सफल हो जाता है, तभी उसे एक स्तर का शासक बनने की राह पर पहला कदम रखने वाला माना जाता है। मगर केवल वही लोग जो हृदय हार्ट बनाने में सफल होते हैं, वे खुद को सच्चा शासक घोषित कर सकते हैं। तुम लोग इस सांप की रीढ़ की हड्डी निकालो। इसे तकनीकी रूप से ड्रैगन की हड्डियां भी माना जा सकता है। ये रीढ़ किसी के शरीर को निखारने और मजबूत करने में बेहद लाभकारी है। अथर्व सेन ने लियू डोंग और उसके साथियों को आदेश दिया। इसके बाद वह और झरना लियू एक बार फिर गुफा में प्रवेश कर गए। आखिरकार उसे अभी भी पृथ्वी ड्रैगन घास, अर्थ ड्रैगन ग्रास प्राप्त करनी थी। लियू डोंग और उसके साथी बहुत उत्साहित थे। मजबूत शरीर का मतलब था बेहतर रक्षा शक्ति। यह एक असली और ठोस लाभ था। वे तुरंत पूरे जोश के साथ अपने काम में जुट गए। अथर्व सेन और झरना लियू गुफा में आगे बढ़े, छिपे हुए मार्ग से। यहाँ का वातावरण बेहद नम था, और चूंकि लाल शल्क वाला ड्रैगन सांप बहुत लंबे समय से यहाँ रह रहा था, हवा में खून की गंध बहुत तेजी से फैली हुई थी। शुक्र है रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था और कुछ ही दूरी पर उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई दी। मिल गया, अथर्व सेन ने उत्तेजना से कहा। गुफा के मध्य में केवल एक पौधा था। उसका एक ही तना था, कोई शाखा या पत्ती नहीं। तना सीधा नहीं था, वह घुमावदार और टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे कोई दिव्य ड्रैगन अपनी गर्दन उठाकर आकाश की ओर उड़ने की आकांक्षा रखता हो। पृथ्वी ड्रैगन घास, अध्याय 52, मूल से परे जाने की गोली। अथर्व सेन बेहद खुश था। पृथ्वी ड्रैगन घास का ये डंठल कम से कम 200 साल पुराना था। यह न केवल ट्रांसेंडिंग ओरिजिन पिल के लिए एक आदर्श घटक बनेगा, बल्कि पूरी गोली के प्रभाव को भी कहीं अधिक मजबूत कर देगा।
अगर ऐसा होता तो भले ही उसके पास मौजूद अन्य मुख्य सामग्रियां उम्र में थोड़ी कम हो, ये कमी पूरी तरह भर दी जाती। उसने बड़े जतन से पृथ्वी ड्रैगन घास को सावधानी से खोदकर निकाला। जब तक मुख्य तना सुरक्षित था, पृथ्वी ड्रैगन घास के औषधीय गुणों में कोई कमी नहीं आती। और सबसे बड़ी बात, इसे बहुत लंबे समय तक संरक्षित भी रखा जा सकता था। बधाई हो, आप अंकल वीरेंद्र सेन के ठीक होने की दिशा में एक और कदम बढ़ा चुके हैं, झरना लियू ने मुस्कुराते हुए कहा। अब उसे भी यह समझ में आ गया था कि वीरेंद्र सेन का स्पिरिट बेस किस तरह से अपंग हो गया था। अथर्व सेन का चेहरा उम्मीद और खुशी से भर गया। अगर सब कुछ इसी तरह सही चलता रहा तो 1 या 2 साल में वह वीरेंद्र सेन के आत्मा आधार को पूरी तरह से ठीक कर पाएगा और उन्हें दोबारा साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। वे दोनों गुफा से बाहर आ गए। जब अथर्व सेन अल्केमी की गोली बनाने की तैयारी कर रहा था, लियू डोंग और उसका समूह लाल चमड़ी वाले ड्रैगन सांप की हड्डियां उबाल रहा था। इनकों के अलावा ये हड्डियां भी उस महान सर्प के सबसे कीमती हिस्सों में से थीं। क्या बकवास है, ये आदमी तो गोलियां बनाना भी जानता है। जब उन्होंने अथर्व सेन को एक छोटी सी अल्केमी भट्टी निकालते देखा तो लियू डोंग और उसके साथियों के चेहरे हैरानी से भौचक्के के रह गए। ये तो सचमुच राक्षस है। हाँ, उसकी साधना की गति तो वैसे भी अमानवीय है और वो तलवार ऊर्जा के 4 फ्लैश भी पैदा कर सकता है। लेकिन अब ये गोलियां भी बना सकता है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा अब क्या बोलूं। छोड़ो भाई, ऐसे सनकी इंसान से अपनी तुलना करने का कोई फायदा नहीं। हाँ, अब कभी तुलना नहीं करेंगे, कसम से। वे पांचों लगातार अपना सिर हिलाते रहे। यहाँ तक कि हर्षवर्धन ली, जिसने हाल ही में कृपाण ऊर्जा की एक झलक हासिल की थी, वो भी चुपचाप सिर झुकाए रहा, मानो कोई खड़खड़ाता ढोल हो। अपनी तुलना ऐसे सनकी से करना, ये तो खुद का अपमान करवाने जैसा था। अथर्व सेन की अल्केमी तकनीकें उनकी आंखों के लिए पूरी तरह से धुंधली और रहस्यमय थीं। इस समय उसकी मूल शक्ति प्रचुर मात्रा में थी, इसलिए उसे मिश्रण प्रक्रिया के दौरान किसी अतिरिक्त गोली या औषधि की जरूरत नहीं थी। साथ ही उसके 5 तत्वों के मूल नाभिक की विस्फोटक शक्ति उसे भट्टी की गर्मी को पहले से कहीं अधिक सहजता और सटीकता से नियंत्रित करने की क्षमता देती थी। सिर्फ 1 घंटे में ही उसने सारी क्रियाएं पूरी कर लीं। ट्रांसेंडिंग ओरिजिन पिल तैयार हो गई। कुल 13 गोलियां थीं। ये ट्रांसेंडिंग ओरिजिन पिल है। एक लेने से आप एक स्टेज आगे बढ़ सकेंगे, अथर्व सेन ने कहा। उसने अपने लिए 8 गोलियां रखीं और बाकी 5 लियू डोंग और उसके समूह को दे दीं। सैद्धांतिक रूप से एलिमेंट गैदरिंग टियर का 3rd स्टेज का कल्टिवेटर होने के नाते उसकी चरम अवस्था तक पहुंचने के लिए केवल 2 गोलियों की आवश्यकता थी। लेकिन ये ट्रांसेंडिंग ओरिजिन पिल उन कल्टिवेटर्स के लिए बनाई गई थी जो सिंगल न्यूक्लियस मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। और अथर्व सेन का पंचतत्व मूल नाभिक था, इसलिए कौन जानता था कि उसे उस मात्रा से दोगुनी या उससे भी अधिक जरूरत पड़ सकती थी। ऐसे में किसी भी अनचाही जटिलता से बचने के लिए उसने अतिरिक्त 6 गोलियां अपने पास रख लीं। लियू डोंग और उसके समूह ने अथर्व सेन द्वारा सबसे बड़ा हिस्सा लेने पर कोई विरोध नहीं किया। क्या वे मजाक कर रहे थे? इस इनाम के लिए उन्होंने असल में कितना प्रयास किया था? उन्हें तो बस एक ब्राइट वूल भेड़ पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। इतना आसान काम, भला कौन इसमें असफल हो सकता है? वे अच्छी तरह समझते थे कि अथर्व सेन ने उन्हें प्रत्येक को एक ट्रांसेंडिंग ओरिजिन पिल उपहार में दी थी क्योंकि उन्होंने उसे गुफा का स्थान बताया था। यह उसकी तरफ से उनके प्रति आभार का इशारा था, वरना कौन इतना दरियादिल होगा? आखिर उनका आपस में इतना गहरा रिश्ता भी तो नहीं था। एक गोली किसी भी कल्टिवेटर को एक स्टेज ऊपर ले जा सकती है। अगर इसे बाजार में बेचा जाए तो इसकी कीमत कितनी खगोलीय होगी, इसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अथर्व सेन, लियू डोंग, हर्षवर्धन ली और श्रुति शर्मा ने तुरंत अपनी अपनी गोलियां लीं और प्रभावों को पचाने लगे, जबकि झरना लियू उन सब पर पहरा देने की जिम्मेदारी संभाल रही थी। चेन पेंग जू और जोहू चांग बस ईर्ष्या से किनारे खड़े देख सकते थे। शुक्र है, ट्रांसेंडिंग ओरिजिन पिल उड़कर कहीं भाग नहीं जाएगी। जब वे एलिमेंट गैदरिंग टियर तक पहुंचेंगे तब वे भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अथर्व सेन एक तरफ झाड़ियों के पास बैठ गया। जब उसने एक ट्रांसेंडिंग ओरिजिन पिल खाई तो उसके चारों ओर से आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी ओर उमड़ पड़ी। उसका पंचतत्व मिश्रित अराजकता कमल हल्के से फड़फड़ाया और पागलों की तरह उस ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। उसका कल्टिवेशन स्तर तुरंत ही बढ़ने लगा। वह पहले ही एलिमेंट गैदरिंग टियर का 1st स्टेज का कल्टिवेटर था और अब चरम अवस्था तक पहुंच चुका था। केंद्रित आध्यात्मिक ऊर्जा की भारी मात्रा के प्रभाव में उसने दूसरा मूल नाभिक बनाना शुरू कर दिया। प्रकाश की 5 पतली पतली किरणें अचानक प्रकट हुईं और धीरे धीरे 5 घूमते हुए नाभिकों में बदल गईं। फिर उनकी गति तेज होने लगी और वे आकार में भी बड़े होते चले गए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसके शक्ति कोश के अंदर का स्थान भी फैलने लगा ताकि और अधिक मूल शक्ति को समायोजित किया जा सके। मार्शल आर्टिस्ट के शक्ति कोश के भीतर की जगह का आकार ये तय करता था कि कोई कल्टिवेटर कितनी ऊर्जा संग्रहित कर सकता है, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण था।
अथर्वसेन के लिए इसका महत्व और भी कई गुना बढ़ गया था, क्योंकि उसके पास 5 तत्व मूल नाभिक थे, जिसने उसे अपनी वास्तविक कल्टिवेशन स्तर से कहीं अधिक शक्ति प्रदान की थी। हालांकि ऊर्जा संग्रहित करने की उसकी क्षमता पर इसका जो असर पड़ा वह स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा था। उसे अपने शक्ति कोष के भीतर एक ऐसी जगह की आवश्यकता थी जो उसी स्तर के अन्य कल्टिवेटर की तुलना में कम से कम कई गुना बड़ी हो, वरना वह सिर्फ एक चाल वाला टट्टू बनकर रह जाएगा जो केवल एक बार ही अपनी जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन कर पाएगा और फिर बहुत जल्दी थक कर चुक जाएगा। बेशक जब तक वह ड्रैगन मार्शल टूर्नामेंट में प्रथम स्थान प्राप्त करने और डार्क मून ग्रास पर अपना हाथ रखने में कामयाब रहा, तब तक वह स्थानिक गोली स्पेशल पिल बनाने में सक्षम हो जाएगा। ये वही चीज थी जिससे स्वर्ग स्तर हेवन टियर के शक्तिशाली योद्धा भी ईर्ष्या करते। अथर्वसेन के लिए, जो केवल एलिमेंट गैदरिंग टियर का कल्टिवेटर था, स्थानिक गोली स्पेशल पिल उसके शक्ति कोष का कितनी बार विस्तार कर सकती थी। इस प्रकार उसकी सीमित ऊर्जा संग्रहण की समस्या हल हो जाएगी। अमर ग्रेट स्पिरिट बेस इमॉर्टल ग्रेट स्पिरिट बेस की महानता यहाँ पूरी तरह से स्पष्ट थी, क्योंकि उसके 5 तत्व मिश्रित कैसलोड्स द्वारा अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा अवर्णनीय रूप से प्रचुर थी। ट्रांसेंडिंग ओरिजिन गोली ने उसके मूल नाभिक कोर के तेजी से विकास को प्रेरित किया, जिससे उसकी साधना का स्तर पागलों की तरह बढ़ रहा था। एलिमेंट गैदरिंग टियर का सेकेंड स्टेज प्रारंभिक, मध्य, अंतिम, चरम अवधि उसकी प्रगति की गति रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अथर्वसेन ने खुद को सिर हिलाया। हालांकि उसका मूल नाभिक कोर एक सामान्य व्यक्ति के मूल नाभिक के 5 गुना के बराबर था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे अतिरिक्त औषधीय प्रभाव मिलेगा। जब उसने इसके बारे में सोचा तो यह स्वाभाविक था। उसका मूल नाभिक भले ही 5 गुना बड़ा था, लेकिन उसके पास अमर ग्रेट स्पिरिट बेस इमॉर्टल ग्रेट स्पिरिट बेस था, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की रफ्तार में बेजोड़ था। ऐसे में वह किसी और से पीछे कैसे रह सकता था। इस समय पहली ट्रांसेंडिंग ओरिजिन गोली का औषधीय प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो चुका था। अथर्वसेन ने अपनी आंखें खोलीं और उसे तुरंत ही भयंकर भूख का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह अनजाने में ही पूरे दिन और रात साधना कर रहा था। दूसरी तरफ लियू डोंग और अन्य दोनों भी अपनी साधना पूरी कर चुके थे। उनके चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा था, हालांकि वे अलग अलग चरणों में आगे बढ़ चुके थे। लियू डोंग और श्रुति शर्मा ने एलिमेंट गैदरिंग टियर का फर्स्ट स्टेज की चरम अवधि तक पहुंच चुके थे, जबकि हर्षवर्धन ली सेकेंड स्टेज की प्रारंभिक अवधि तक पहुंच चुका था। उनकी जन्मजात क्षमताएं अलग अलग थीं, इसलिए ट्रांसेंडिंग ओरिजिन पिल के औषधीय प्रभावों को अवशोषित करने के परिणामों में भी अंतर था। अथर्वसेन हर्षवर्धन ली के प्रति थोड़ा आशावादी था। इस उम्र में कृपाण ऊर्जा बनाने में सक्षम होना उसकी असाधारण क्षमता का प्रमाण था, और तथ्य भी यही दर्शा रहे थे कि वह एक प्रतिभाशाली युवक था। अथर्वसेन ने तय किया कि इस लड़के को पोषित करने के लिए वह कुछ समय और प्रयास समर्पित करेगा। कौन जाने, शायद उनके इस निर्णय के कारण भविष्य में कोई कृपाण राजा जन्म ले। इसी समय लाल शल्क वाले ड्रैगन सांप की हड्डियां भी पक चुकी थीं और उनकी अस्थि मज्जा पूरी तरह से सूप में घुल चुकी थी। वह सूप अब सुनहरे रंग का हो गया था और एक अजीब सी दिव्य सुगंध उत्पन्न कर रहा था। ये बहुत ही पौष्टिक है। आओ आओ आओ, चलो हम सब मिलकर इस शानदार दावत का आनंद उठाते हैं। अथर्वसेन ने सबको इकट्ठा किया और सूप को आपस में बांटने लगा। उसने सांप का मांस भी भून लिया था। हालांकि उसका असर हड्डियों के सूप जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन कम से कम उनके पेट भरने के लिए पर्याप्त था। वे सातों बिना किसी झिझक के खाना शुरू कर दिए। हालांकि लाल शल्क वाला ड्रैगन सांप उच्च ग्रेड का नहीं था, लेकिन फिर भी राक्षसी जानवरों के राजा सामान्यतः बाजार में नहीं बिकते थे। यहाँ तक कि झरना लियू जैसी महान कबीले की राजकुमारी ने भी ऐसा स्वादिष्ट भोजन केवल 2 बार ही खाया था। तो लियू डोंग और उसके समूह का इस भोजन के लिए अत्यधिक उत्सुक होना स्वाभाविक था। थोड़ी ही देर में उन्होंने सूप का पूरा बर्तन खाली कर दिया। अब उनके पेट इतने भरे हुए और फूले हुए महसूस हो रहे थे मानो एक और निवाला खाएं और वे फट जाएंगे। ये स्वाभाविक था। रेड शल्क ड्रैगन स्नैक की अस्थि मज्जा अत्यंत पौष्टिक औषधि के समान थी। उन्होंने अत्यधिक पोषण ग्रहण कर लिया था, इसलिए उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था। वे सातों तुरंत पालथी मारकर बैठ गए और इस पौष्टिक भोजन को पचाने लगे। हालांकि इससे उन्हें सीधे अपनी कल्टिवेशन टियर को आगे बढ़ाने में मदद नहीं मिली, लेकिन यह उनके शरीर को मजबूत करने में बेहद लाभकारी सिद्ध हुआ। अथर्वसेन ने अपने शरीर के हर हिस्से में इस औषधीय शक्ति को अवशोषित करने के लिए अविनाशी स्वर्ग स्क्रॉल का संचालन किया। उसके शरीर से एक मंद सुनहरी रोशनी फूटने लगी। हालांकि यह चमक इतनी हल्की थी कि यदि ध्यान से न देखा जाए तो आसानी से नजरअंदाज हो सकती थी। ये तो अद्भुत है, उसने अपने दिल में सोचा। अविनाशी स्वर्ग स्क्रॉल उसे जो कुछ भी उसने खाया था उसका पूरा लाभ अवशोषित करने में मदद कर सकता है, बिना एक भी बूंद बर्बाद किए। ये सामान्य ज्ञान था कि मनुष्य द्वारा खाया गया भोजन कभी भी पूरी तरह से शरीर में अवशोषित नहीं होता, खासकर इस तरह के अत्यधिक पौष्टिक भोजन के मामले में। क्योंकि औषधीय प्रभाव बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं, तो वे थोड़े समय में पूरी तरह से पच नहीं पाते।
1 या 2 दिन के भीतर शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाएं उन औषधीय तत्वों को बाहर निकाल देती हैं। ये वास्तव में कितनी बड़ी बर्बादी होती है। जब मैं इसे पूरी तरह से पचा लूंगा तो मैं निश्चित रूप से मृत वृक्ष स्तर से मृत वृक्ष के शरीर की कल्टीवेशन करने में सक्षम हो जाऊंगा।